नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा प्रश्न पत्र प्रथम के खंड ग पढ़ेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम भाग 2। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार पटेल है। मैं शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुंडरदेही बालोद डिस्ट्रिक्ट में जो पढ़ता है वहाँ सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा है उसके अंतर्गत खंड ग में संज्ञा को पढ़ाने के लिए बताया गया है। तो आज हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा वैसे तो बहुत सरल टॉपिक है, आप लोग क्लास 6 क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिवीजन न किया जाए उसको, या फिर अच्छे से न समझा जाए बचपन में, तो बाद में समस्याजनक बन जाती है। और आप लोग की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो साधारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब की परिभाषा और भेद में आप लोग त्रुटियां करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम व्याकरण को पढ़ते कैसे, क्या है संज्ञा, आखिर क्यों हम पढ़ें, व्याकरण किस भाग में संज्ञा को पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी भाषा में निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर होती है। आपको पता है व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जा सकता है। पहला है पद संरचना, दूसरा कारक व्यवस्था, तीसरा है विकारो उत्पादक तत्व और चौथा है वाक्य संरचना। अब है कि संज्ञा किसके अंतर्गत आता है, तो संज्ञा आता है पद संरचना के अंतर्गत। वास्तव में शब्द और पद प्रायः समानार्थक शब्द हैं, एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्द हैं। जब शब्द का निर्माण व्याकरण व्यवस्था के अनुरूप हो तो वह पद कहलाता है। मैंने नीचे ये सब चीज़ों को दिया भी है, लिख दिया है, ताकि आपको कोई समस्या न हो। वैसे पद 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। तो फिर प्रश्न आता है कि फिर संज्ञा विकारी है या अविकारी। तो विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, अविकारी वह शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो व्याकरण के चारों बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ये चारों विकारी शब्द हैं। इनमें परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, तो इसमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप अभी तक इतना समझें, हमें व्याकरण जो हम अध्ययन करते हैं 4 भागों में बांटकर, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पद संरचना, और पद संरचना के अंतर्गत हम संज्ञा को पढ़ते हैं। और संज्ञा एक क्या है, विकारी, ठीक है, विकारी है। अब हम आते हैं संज्ञा शब्द के अर्थ पर। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है। संज्ञा शब्द वास्तव में बना है सम प्लस ज्ञा से। इसका अर्थ है सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। अब नाम क्या है, वास्तव में संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी चीज़ों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वे सभी संज्ञा हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। तो और कौन कौन से संज्ञा हो सकते हैं, जैसे कि किसी का व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम, और कोई भाव। भाव का मतलब भावनाएं, इसको संज्ञा कहते हैं। और इसी से इसका परिभाषा बन जाता है। अब संज्ञा की परिभाषा पर हम आते हैं, बात करते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सरल है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों, भाव का मतलब है हमारे अंदर जो निहित होता है।
जो हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, हम जिसको महसूस करते, देख नहीं सकते, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में सब नाम संज्ञा है, जितने भी आप सोच सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं चाहे तो। एक दृश्य है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे व्यक्ति, जैसे राम, मोहन, कबीर, अब्दुल, वे सब क्या है? व्यक्ति। दूसरा वस्तु, जैसे आजकल मास्क, साबुन, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ रही है, ये वस्तु क्या है? ये वस्तु है, इसका भी एक नाम है सबका। अब तीसरा आता है स्थान, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे रायपुर, बालोद, चीन, अमेरिका। और दूसरा जो दुनिया में जो वस्तु है, जिसको हम वस्तु नहीं कहेंगे, वो है भाव, अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, वो भावनाएं। भावनाएं हम प्रकट कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, महसूस करते हैं केवल। जैसे प्रेम है, घृणा है, दया है, डर है। अब हम आते हैं हिंद की संज्ञा के भेद को लेकर। बड़ा कई बार आप लोग भी वो में रहते हैं, कई बार द्वंद्व में रहते हैं कि कोई बोलता है कि संज्ञा के 2 भेद हैं, कोई 3 भेद, कोई 5 भेद। वास्तव में हिंदी में संज्ञा को प्रायः 3 भेदों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन 3 के अतिरिक्त 2 और भेदों की बात करते हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। परंतु अब यह मान लिया गया है, ज़्यादातर विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि ये दोनों भेद संज्ञा के स्वतंत्र भेद न होकर जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। अर्थात संज्ञा के मूलतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के, ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के एक एक भेद पर हम विचार करते हैं। उससे पहले मैं आपको बहुत साधारण तरीक़ा से कुछ उदाहरण से बता दूं ताकि आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले हम लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष का नाम बताने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, श्याम, सीता, कोरबा, दूर, अब्दुल, करीम, ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और एक शब्द आता है, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए कि राम है और आपका नाम कबीर है, ठीक है, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा आता है कि जब एक व्यक्ति का एक नाम हो गया और सभी व्यक्ति मिला दें तो सभी व्यक्ति को क्या हो जाएगा? सभी व्यक्ति मिलकर क्या बनते हैं? तो बनते हैं मनुष्य, मानव। वो मानव कहलाते हैं। और मानव क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। हम आगे से कोई आपसे पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, तो आप बोलेंगे मानव। सभी मानव जाति के, चाहे राम हो या करीम हो या कबीर हो, सभी की जाति एक है। जातिवाचक संज्ञा है मानव। और हर मानव की कुछ विशेष गुण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, कुछ विशेष भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं। और वो भावना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर है, जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए, वो है मानवता। आपके अंदर मानवता का भाव है, भावना है, वही है भाववाचक संज्ञा। अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो नाम है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप मनुष्य हैं, आप सभी संसार के सभी मनुष्य, सभी व्यक्तियों के नाम मिलकर एक मनुष्य जाति बनाता है, तो वह है जातिवाचक संज्ञा। और मनुष्य के अंदर जो भावना है, मानवता, वो है भाववाचक संज्ञा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। उदाहरण के लिए एक और छोटा उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक फूल है गुलाब, तो गुलाब का फूल क्या होगा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुलाब का फूल सबको प्रिय है। जब हम बोलेंगे फूल तो उसमें तमाम तरह के फूल सम्मिलित हो जाएंगे, हर तरह के, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और जब हम उस फूल को कृषि को देते हैं और फूल को देने के कारण कृषि के मन में प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम की दशा उत्पन्न होती है, तो वो कहेगा भाववाचक संज्ञा। तब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब थोड़े से परिभाषा देख लेते हैं। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा देख चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा, जब कोई शब्द किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जब कोई शब्द किसी वर्ग के नाम को व्यक्त करता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, वायरस, जैसे वायरस आजकल बहुत नाम चल रहा है, कोरोना। तो कोरोना जो है क्या होगा सॉरी, कोरोना क्या होगा? कोरोना व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास वायरस है। जब हम वायरस की बात करते हैं, ये जातिवाचक, इसमें तमाम तरह के वायरस आ जाएंगे, हर तरह के, अच्छे बुरे, सर्दी खांसी बुखार मलेरिया, जितने भी तरह के वायरस हम सोच सकते हैं, सभी तरह के वायरस आ जाएंगे। इसके अलावा फल, नदी, ये सब क्या है? सब जाति हैं। गाय, कोई गाय एक नहीं, जब हम बोले काली गाय तो अलग हो जाता है, लेकिन हम बोलें गाय तो एक जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक वर्ग के सदस्य होती है, ये बात ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक वर्ग के सदस्य होती है। मैंने इस बात को पहले ही बताया आपको। जैसे राम, रहीम जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मनुष्य जातिवाचक संज्ञा के सदस्य हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो उपभेदों की चर्चा भी की जानी चाहिए। जैसे पहला है इसमें समूहवाचक संज्ञा। ये वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं के समूह को व्यक्त करते हैं। इन्हें समूह होने के कारण व्यक्तिवाचक नहीं मान सकते तथा विशिष्ट होने के कारण जातिवाचक नहीं मान सकते। जैसे सेना आगे बढ़ रही है, इस वाक्य में सेना समूहवाचक है। इसके अलावा परिवार, भीड़, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब दूसरा इसका उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि कोई संज्ञा किसी पदार्थ का बोध कराती है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ, जितनी भी चीज़ें आप जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, जैसे पानी, सोना, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ गए? अब हम आखिरी भेद पर आते हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। जब कोई शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, स्वभाव या स्थिति को अथवा किसी भाव, विचार, अनुभव, भावना आदि को व्यक्त करे तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, घृणा, मानवता, बचपन। ये रहे संज्ञा और उसके भेद, उसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए। अब थोड़े से चीज़ों को ये भी देखना है कि कभी कभी संज्ञाएं विशेष प्रयोगों के कारण अपना वर्ग बदल लेती हैं कि वे जिस वर्ग में हैं उस वर्ग की नहीं लगती, मतलब जिस वर्ग को होना चाहिए उस वर्ग की नहीं होती है। वो विशेष परिस्थितियां भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण के साथ जुड़ जाती है तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होने लगता है। अब ये कैसे होता है? तो देखिए, एक उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूँ। वह आधुनिक भारत का जयचंद है। वह आधुनिक भारत का जयचंद है। इस वाक्य में जयचंद व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक है। जयचंद वैसे इतिहास में एक राजा थे जिनको माना जाता है कि वे गद्दार थे, जिनके बुलावे पर ही देश में बाबर आया, लेकिन अंत में
इतिहास की धारा बदल गई, इतिहास का दूसरे ढंग से फिर इतिहास आगे बढ़ा देश का। तो आज जो भी उस टाइप के जिनको गद्दार कहना होता है तो हम कह सकते हैं वह आधुनिक भारत का जयचंद है। यहाँ पर इस वाक्य में जयचंद क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं, क्या है? जातिवाचक है। इसी प्रकार किसी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाला पद यदि किसी व्यक्ति के नाम से गहराई से जुड़ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अब इस वाक्य में नेताजी पद सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। ये अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं। जबकि नेताजी का अर्थ एक जातिवाचक है, देश के सभी नेता इसमें सम्मिलित हैं, आ जाते हैं जिसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर नेताजी कहने का अर्थ है एक व्यक्ति। नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा इसकी तुलना कर लेते हैं बाकी भाषाओं के ग्रामर में नाउन या संज्ञा की स्थिति क्या है। अगर हम अंग्रेजी से इसकी तुलना करें तो अंग्रेजी में यह देखने को मिलता है कि संज्ञा प्राय वचन परिवर्तन के अपवाद को छोड़कर अविकारी बनी रहती है। मतलब संज्ञा में अंग्रेजी में जो संज्ञा है या जिसको नाउन बोलते हैं वह केवल वचन के साथ थोड़ा बहुत बदलती है, परिवर्तन होता है, बाकी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम रहता है। वो लिंग के कारण, कारक कारण, बाकी चीज़ों का कारण नहीं बदलता है। मतलब वो कुछ अपवाद को छोड़कर वहाँ पर अविकारी है, जबकि हिंदी में विकारी है, बदलाव हो रहा है। आप देखे हैं, जैसे कुछ मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। गर्ल्स कम हियर, गर्ल्स कम हियर। अब हिंदी इसका अनुवाद होगा लड़कियों यहाँ आओ। दूसरा हम देखते हैं गर्ल्स आर गोइंग, गर्ल्स आर गोइंग। अब इसका हिंदी हो जाएगा लड़कियाँ जा रही हैं। अब देखिए अंग्रेजी में दोनों जगह गर्ल्स हैं और हिंदी में दोनों जगह, एक जगह लड़कियों हैं, एक जगह लड़कियां हैं। यही मैं बताना चाह रहा था कि अंग्रेजी में प्रायः जो नाउन है, जो संज्ञा है, अविकारी होता है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है, और हिंदी में आप देख रहे हैं विकारी है, लिंग वचन कारक आदि के कारण इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब थोड़ा संस्कृत से तुलना कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी के जो शब्द संपदा, व्याकरण, बहुत कुछ संस्कृत से लिया गया है। तो हिंदी की संज्ञा संरचना संस्कृत की तुलना में काफ़ी सरल है। आप शुक्रगुजार हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं, नहीं तो हिंदी में आपको याद है कि एक संज्ञा शब्द के संस्कृत में 8 कारक, 3 लिंग तथा 3 वचनों के कारण संज्ञा के 72 रूप बनते हैं। सोचिए, एक शब्द के 72 रूप आपको याद रखने पड़ते हैं, और वो उस कारक और अपने लिंग और वचन के अनुसार वो उपयोग होते और परिवर्तन होते। लेकिन हिंदी में आकर इसमें काफ़ी सरलीकरण हुआ। एक तो केवल 2 लिंग रह गए, 2 वचन रह गए, और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ परसर्गों का विकास। परसर्गों के विकास के कारण आपको जो कारक और विभक्ति, इन सब चीज़ों के मकड़ जाल से मुक्ति मिली, और संस्कृत की तुलना में यह काफ़ी सरल हो गया है। तो उम्मीद है आप संज्ञा को अच्छे से समझे होंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आगे भी आपको हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आधार पाठ्यक्रम से जुड़े वीडियो आपको अपलोड करते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।